नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। वैसे आप सब जानते हो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इतने बड़े संविधान को समझने के लिए जो संविधान विशेषज्ञों ने हमारे संविधान का निर्माण किया था, तो उन्होंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था ताकि हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। वैसे आप जानते हो कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। 25 कैसे हुए? देखो, एक है भाग 4 क, दूसरा है भाग 9 क, 9 ख और भाग 14 क। कुल मिला के 4 भाग हो गए। 22 प्लस 4, ये भाग नए जोड़े गए थे बाद में, मूल संविधान में नहीं थे। तो 22 प्लस 4, ये तो आप कहोगे 26 हो गए। 25 कैसे? तो एक भाग है 7वां भाग, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। इसे भारतीय संविधान के द्वारा निरस्त कर दिया गया था बाद में, तो एक ये कम हो गया, कुल मिला के 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, और वर्तमान में पूछे तो 25 भाग है। ठीक है, अब हम इन्हीं भागों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें रटने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे 22 भाग है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भागों को लिया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सवाल भी आते हैं यहाँ से। इन्हीं भागों को मैंने लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है यहाँ से भारत संघ। भारत संघ हमारे देश। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र मतलब उसका राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र जितना आता है, वो भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। क्लियर है? दूसरा है नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, किस प्रावधानों के माध्यम से भारत का नागरिक है, ये भाग 2 में लिखा गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो इन दोनों को हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहले देश भारत और उसके बाद नागरिकता। पहले कोई देश, उसके बाद उसकी नागरिकता। तो पहला भाग भारत संघ और दूसरा नागरिकता। तीसरा, चौथा और 4 क, इनको हमें साथ में याद रखना है, तो थोड़ा याद रखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तीसरा भाग है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, ये भी हमें याद रखना है। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, इसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये 4 शब्द हो गए, तो भाग हो गया चौथा। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का, ये मूल संविधान में नहीं था। जो कि मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थे। ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कोई मौलिक कर्तव्य उस समय नहीं था। ये अनुच्छेद 51 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे। 1976 में भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन था, शिक्षा से संबंधित है, उसमें उसके अंतर्गत जोड़े गए थे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, भाग 3, 4 और 4 का, ये तीनों साथ में याद रखने। अगले दो, 5 और 6, ये साथ में याद रखने। संघ सरकार और राज्य सरकार। भाग 5 में संघ सरकार उल्लिखित है। संघ सरकार से संबंधित जितने भी कह सकते हैं प्रावधान है, वो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, इनके अंतर्गत आते हैं संघ सरकार। और भाग 6 राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237। क्लियर हो गया होगा? संघ सरकार और राज्य सरकार, भाग 5 और 6। अगला है भाग 7, इसको निरस्त कर दिया गया है। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख
ऐसा कुछ भाग था जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान में नहीं है। इसको कब निरस्त किया गया था, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाग 7 को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत निरस्त किया गया था। भाग 7 7वां संविधान संशोधन, इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। भाग 7 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसको हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ भी हम ध्यान रखेंगे, 7वां संविधान संशोधन 7वां भाग निरस्त कर दिया गया था। अगला है भाग 8, हमारे यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, या संविधान की भाषा में इसे संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 8 में। इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि वर्तमान में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो भी 8 ही है, तो आसानी से याद रख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो 8वें भाग में अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला है भाग 9, 9क और 9ख। इन तीनों को हमें साथ में याद रखना है। वैसे अगर हम ग्रुप बना के याद रखेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 9, पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायतें कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। जो कि नया संविधान संशोधन हुआ था, 43वां संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी त्रिस्तरीय सरकार के अंतर्गत। तो पहले तो यहाँ 243 एक ही अनुच्छेद था, उसके बाद में ये अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो ये भाग तो पहले से मौजूद था, लेकिन इसमें नए जो अनुच्छेद जोड़े गए थे ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए थे। अगला है भाग 9 नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह भी 1992 में ही था। त्रिस्तरीय सरकार के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन था ये, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नगर पालिकाओं में अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इन अनुच्छेद को हमें अच्छे से याद रखना है। तीनों के अनुच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंचायतें, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। नगर पालिकाओं के जो अनुच्छेद आते हैं 243P से 243ZG, ठीक है। अगला भाग है 9ख, सहकारी समितियां। ये भी भाग बाद में जोड़ा गया था। ये भाग 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। सहकारी समितियां, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2011 में, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं 243ZH से 243ZT तक, ये भी हमें बहुत ध्यान रखना अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला भाग है हमारा भाग 11। ये 11, एक और एक 11, केंद्र व राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, केंद्र राज्य संबंध, इनका उल्लेख किया गया है भाग 11 में। तो इसे भी हम याद रख सकते हैं। जैसे ये एक हो गया केंद्र और ये एक है राज्य, इनके बीच में जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध, भाग 11। क्लियर। अगला है भाग 14 क, अधिकरण। ये भी बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 14वां भाग किस संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अगला है भाग 15, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन वगैरह, तो ये सब भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। भाग 17, राजभाषा। राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में किया गया है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध लिखे गए हैं, तो हमें याद रखना है। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 18 में लिखे गए। और भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि साउथ अफ्रीका से ली गई है।
ये भी हमें याद रखना है, दक्षिणी अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। ये थे हमारे संविधान के मुख्य भाग जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।